अपने साथ हुए छल के बारे में पता लगते ही नागिन वृंदा उस राक्षस शर्वेश उर्फ शर्वनासुर से कहती है, इतना बड़ा छल! अगर तुम एक राक्षस हो तो तुमने अपने ही राक्षसों को खुद को मारने के लिए क्यों भेजा? उन्होंने तुम पर हमला क्यों किया? इस बार हम राक्षसों ने ऐसा षड्यंत्र बनाया था जिससे चाहकर भी तुम्हें बचने का मौका ना मिले। इसलिए मैंने खुद पर हमले करवाए ताकि तुम्हें लगे कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसे ढूंढने तुम यहाँ आई हो। अरे तुम्हें शक ना हो इसलिए मैंने खुद को इस धरती पर बचपन से डाला। एक राक्षस को इंसान बनाकर उसके घर में पाला। मैं वहीं बड़ा हुआ ताकि मेरे इंसान ना होने पर तुमको बिल्कुल शक ना हो। लेकिन इंसानी रूप में भी मैंने बहुत से ऐसे गुनाह किए हैं जो मुझे राक्षस बनाते हैं। पर अफसोस, तुम अपने इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होगे, क्योंकि अब तुम्हारी सच्चाई मुझे पता लग चुकी है और अब मेरा और तुम्हारा विवाह तो नहीं होगा, बल्कि मेरे हाथों तुम्हारा वध जरूर होगा। वृंदा के सामने शर्वेश की सच्चाई आ चुकी थी, तो वहीं शुमोना भी अपने माता पिता से सारी सच्चाई जानने के बाद गुस्से में कहती है, तो इसलिए पहले उस राक्षस पर मेरे वार का असर नहीं होता था, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं और मैंने उस पर अब तक जितने वार किए थे इंसानों को मारने वाले थे। लेकिन अब मैं उसको उसके किए की सजा जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले उसके दो साथी उनको मौत के घाट उतारूं। माँ पिताजी आप चिंता मत करो, वृंदा को कुछ नहीं होने दूंगी मैं, और वो राक्षस कभी उसकी चाल में कामयाब नहीं होगा। शुमोना वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी वीर उठ खड़ा होता है और बोलता है, रुक जाइए नागिन नयनतारा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं वृंदा को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम कौन हो? ये वृंदा के बचपन का दोस्त है पुत्री, जो उसको बचाने के लिए नागलोक से उसके पीछे पीछे आया था। इसी ने हमें सर्वेश की सच्चाई बताई थी, तभी जाकर हमें उसकी उस नकली भविष्यवाणी के बारे में पता चला। मैंने आप सबकी सारी बात सुन ली और मुझे लगता है शर्वेश ये बात जान चुका है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है और इसीलिए वो अपने षड्यंत्र को पूरा करने में जी जान से लगा होगा। मैं सर्वशक्तिशाली नागिन हूँ जो उसका विनाश करके रहूंगी। नागराज, अगर शुमोना मेरा मतलब नयनतारा आपकी पहली संतान है तो नागलोक की रानी भी यही बनेगी। इसका मतलब उस शर्वेश राक्षस को ये भी नहीं पता कि वृंदा की कोई बहन है। हाँ, मतलब उनका सारा षड्यंत्र धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि अगर गद्दी का पहला वारिस जीवित हो तो दूसरे अपने आप उस पर बैठने का अधिकार खो देते हैं। लेकिन उसने अगर वृंदा से विवाह कर लिया तो वृंदा की सारी शक्तियाँ चली जाएंगी, क्योंकि वो एक राक्षस से शादी करेगी और वो नागलोक की भावी रानी अब नहीं रही, तो इसलिए सर्वेश को नागलोक की गद्दी नहीं मिलेगी और इसका गुस्सा उतारने के लिए वो वृंदा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी उसका पता लगाना पड़ेगा, पर पहले उन दो गुनहगारों को सजा दे आऊं। शुमोना और वीर दोनों वहाँ से गायब होकर मयंक के घर पहुँचते हैं और छुपकर उनको देखते हैं, जहाँ मयंक कुलदीप के साथ ड्रिंक करते हुए उससे कहता है, भाई ये शर्वेश तो कुछ ज्यादा ही जल्दी मचा रहा है शादी की उस वृंदा से। पहले तो कभी उसने किसी लड़की में इतनी दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। तुझे वो किस्सा याद है ना, जब 15 साल की उम्र में उसने पहला गुनाह किया था, वो भी उस लड़की के साथ जंगल में। अरे अच्छे से याद है। उसके बाद आकर अपने बाप को भी बता दिया कि उसने ऐसा किया है और उसके बाप ने अपने बेटे को बचाने के लिए उस लड़की को मरवा दिया। मयंक के इतना बोलते ही शुमोना अपने 12 वर्ष के रूप में आकर मयंक के पीछे से कहती है, मुझे भी याद है वो रात। ये आवाज सुनकर दोनों पीछे मुड़ते हैं और उसी 12 साल की लड़की को अपने सामने देखकर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? इतने में शुमोना अपने नागिन रूप में आकर आंखों में गुस्सा भर के उनसे कहती है, नागिन हूँ मैं, नागिन। शुमोना, तुम एक नागिन हो? मैं वही 12 साल की बच्ची हूँ जिसके साथ तुम तीनों ने उस रात जुर्म किया था। मैं ही शुमोना बनकर तुम लोगों के बीच रही ताकि तुम्हारे सभी गुनाहों को जानकर उसकी तुम्हें कानूनी सजा दिलवाऊं। लेकिन अब तुम कानून के हाथों नहीं, मेरे हाथों मरोगे। नहीं, हमें माफ कर दो। माफी गलती की होती है, गुनाहों की नहीं। इतना बोलकर शुमोना अपने विशाल पूंछ में दोनों को जकड़कर शरीर का जहर उनके अंदर उतार कर उन्हें मौत के हवाले करती है। दूसरी तरफ सर्वेश के राक्षस रूप का सामना करने वृंदा भी अपने नागिन रूप में आती है
और उससे कहती है, नागलोक की होने वाली भावी रानी हूँ मैं, नागिन वृंदा। तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे अपने बस में कर मुझसे विवाह कर लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। इतना बोलकर वृंदा सर्वेश के ऊपर वार करने ही वाली होती है, लेकिन वो वार उस पर ही उल्टा असर करता है और वो खुद घायल होकर जमीन पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर सर्वेश जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे तुम्हें क्या लगा तुम्हारी नागिन की शक्तियाँ यहाँ काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी शक्तियों से बना खंडर है जहाँ तुम कमजोर हो। इसलिए अब चुपचाप मेरे से विवाह करके मुझे नागलोक का राजा और नागमणि का हकदार बना दो। एक तरफ वृंदा सर्वेश के सामने कमजोर पड़ रही थी, तो दूसरी तरफ शुमोना वीर के साथ मिलकर मयंक के घर पर ही जादुई गोले पर वृंदा का पता लगाने की कोशिश करती है, जिसमें उसको एक शहर के कोने पर बसा एक खंडर दिखता है। वो जल्दी से वीर के साथ उस जगह जाती है, तो वहाँ कोई खंडर नहीं होता। ये देखकर शुमोना बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जादुई गोले पर तो दिखाई दिया था, यहाँ एक खंडर है, तो अब वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं उस सर्वेश ने उसे अदृश्य तो नहीं कर दिया? रुको। शुमोना कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उस अदृश्य खंडर का द्वार पता कर लेती है और अपनी शक्तियों से उस द्वार को प्रकट कर वीर के साथ अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक बेहद ही डरावना राक्षस घायल वृंदा को गोद में उठाए अग्नि के फेरे ले रहा है। ये देखकर शुमोना चिल्लाते हुए कहती है, सर्वेश, छोड़ो मेरी बहन को। तुम ये कार्य करके अपनी मौत को दावत दे रहे हो। बहन, तुम यहाँ कैसे आई? एक आम इंसान मेरे इस जादुई खंडर का पता भला कैसे लगा सकता है? यह कोई आम इंसान नहीं है, वृंदा की बड़ी बहन और नागलोक के नागराज विक्रम की पहली पुत्री नागिन नयनतारा है। क्या? ये नहीं हो सकता। नागराज की एक ही पुत्री थी जो इस वक्त मेरी बाहों में है। तुम भूल गए हो, तो मैं याद दिलाती हूँ। 10 साल पहले जंगल में मिली एक 12 साल की लड़की जिसको तुमने अधमरी हालत में छोड़ा था, वो एक नागिन थी। मैं थी वो नागिन जिसके साथ तुमने दुष्कर्म किया था। तुमसे बदला लेने के लिए मैंने अपना नागलोक हमेशा के लिए छोड़ा, ताकि अपनी सभी शक्तियों को एकत्रित कर तुमसे अपना बदला ले सकूं। इसलिए कहीं भी मेरे होने का उल्लेख नहीं है कि मैं नागलोक की गद्दी की पहली वारिस हूँ। इसका मतलब ये वृंदा मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको इसी अग्नि में भस्म कर देता हूँ। ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, वरना। इतना बोलकर शुमोना अपने नागिन रूप में आकर सर्वेश पर वार करती है, जिससे उसके हाथों से वृंदा नीचे गिरने वाली होती है कि तभी वीर उसे बचाते हुए अपनी बाहों में संभालकर एक कोने में ले जाकर लेटाते हुए होश में लाने की कोशिश करता है। होश में आने के बाद वृंदा सर्वेश से एक नागिन को लड़ते देखकर बोलती है, ये कौन है और तुम यहाँ कैसे आए वीर? वीर नहीं, तुम्हारा नित्यंत। इतना बोलकर वीर अपने नित्यंत रूप में वृंदा के सामने आकर उसको सारी सच्चाई बताता है, जिस पर वृंदा कहती है, मेरी बहन? इस राक्षस की वजह से मेरी बहन मुझसे 10 साल दूर रही। अब ये देखेगा एक नागिन की शक्ति। अब तक इसके षड्यंत्र के शिकार में हम घूम रहे थे, लेकिन अब ये हमारी ताकत के आगे घुटने टेकेगा। इतना बोलकर नागिन रूप धारण करके वृंदा भी शुमोना के बगल में जाकर सर्वेश को चुनौती देती हुई कहती है, बहुत हुआ तुम्हारा ये षड्यंत्र का खेल। अब हम नागिनों की बारी है। ये 2 नाग कन्याएं करेंगी एक बार फिर इस कहानी का अंत। नागिन की हर कहानी में राक्षसों का अंत हुआ है और नागिनों को विजय मिली है। चलो दीदी, एक बार के साथ ही इन राक्षसों के नए राजा का अंत करें। मैं तैयार हूँ मेरी बहन। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। दोनों बहनें मिलकर अपनी नागिन की संपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल करके सर्वेश को जलाकर भस्म कर देती है। सर्वेश की मृत्यु के साथ अंत होता है उसके पाताल लोक के सभी राक्षसों का, साथ ही पृथ्वी लोक पर मौजूद वीरेंद्र का, जिसको सर्वेश ने ही अपनी शक्तियों से इंसानी रूप देकर उसका पुत्र बन धरती पर वास किया था। सर्वेश के अंत के साथ शुमोना बनी नयनतारा
अपनी बहन को गले लगाकर कहती है, जिस प्रेम की तलाश में तुम नागलोक से धरती लोक आई थी, असल में वो प्रेम सदा से ही तुम्हारे साथ था। हाँ मेरी छोटी बहन, नित्यन तुमसे बहुत प्रेम करता है और उससे उपयुक्त तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। शुमोना वृंदा और नित्यंत के साथ नागराज और नागरानी के पास जाती है, जहाँ नागरानी नंदिनी अपनी पुत्री वृंदा के गले लगकर उसे सुरक्षित होने पर खुशी जाहिर करती है, जिसके पश्चात नयनतारा उर्फ शुमोना कहती है, माँ पिताजी, अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो क्यों ना हम लोग नागलोक लौट चलें। वहाँ जाकर हमने अपनी छोटी के विवाह की तैयारियाँ भी तो करनी है। विवाह की बात पर वृंदा और नित्यंत शर्माने लगते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार नागलोक लौट आता है और कुछ समय बाद वृंदा और नित्यंत का विवाह हो जाता है और नयनतारा को नागलोक की रानी बना दिया जाता है। नागलोक में केवल विशाखा ही एकमात्र ऐसी नागिन थी जिसे पृथ्वी लोक पर प्रचलित श्रृंगार विद्या का ज्ञान था, जिसके कारण उसके ब्यूटी पार्लर यानी के काया पलट केंद्र में सभी नागिनें अपने रूप को निखारने के लिए जाया करती। एक रोज विशाखा की सहेली वानिका काया पलट केंद्र में आती है। विशाखा, पृथ्वी लोक पर सीखी श्रृंगार विद्या का थोड़ा लाभ मुझे भी प्रदान कर। अपने जहरीले मुंह से मीठी वाणी ना निकाल। किस कार्य के लिए यहाँ आई है केवल ये बता। मेरी प्यारी सखी अति सुंदर नागिन, मुझे मेरे प्रेमी नकुलेश से मिलने जाना है। अब अपने प्रेमी से मिलने जाना है तो इस प्रकार सूखी सूखी तो नहीं जा सकते। हाँ तो झरने पर स्नान करके चली जा, सूखी से गीली भी हो जाएगी। मुझे गीली नहीं रंगीली बनकर अपने रंगीले मतलब अपने प्यार से मिलने जाना है। तू मेरा श्रृंगार करके मेरा सौंदर्य और बढ़ा दे। अवश्य, क्यों नहीं, किंतु तेरा रूप निखारने से मुझे क्या लाभ होगा। अब तू तो जानती है मैंने ये काया पलट केंद्र फोकट में चलाने के लिए तो नहीं खोला, तुझे अपना रूप निखारने के लिए मूल्य चुकाना होगा। अर्थात तू अब अपनी सहेली से भी मूल्य लेगी। विशाखा, यही मित्रता, यही तेरा प्यार। सखी से प्यार हो गया व्यापार। अपनी भावनाओं में मुझे बहाने का प्रयास ना कर। केवल 2 पात्र जहर ले आ, उसके बदले में मैं तेरा सौंदर्य निखारने वाला उपटन लगा दूंगी। दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी 2 नागिन दासियां उसकी ब्यूटी पार्लर में आती है और विशाखा अपनी सहायिका नागिन से उनका रूप निखारने को कहती है। 2 पात्र जहर, तेरा मस्तिष्क फिर गया है क्या? अरे यहाँ खुद के पीने के लिए जहर के लाले पड़ रहे हैं। मैं तो खुद फल और दूध पीकर अपनी भूख मिटा रही हूँ और तुझे रूप निखारने के लिए 2 पात्र जहर ला कर दूं? मूल्य चुकाऊं? हाँ, नहीं करवाना मुझे तुमसे कुछ भी। विशाखा से रूप निखारने का मूल्य सुनकर वानिका वहाँ से उल्टे पांव अपने भवन लौट आती है और आईने में खुद को देखते हुए कहती है, हाँ, भला इतने सुंदर रूप को निखारने के लिए 2 पात्र जहर को ज्यादा नहीं है? क्या हुआ अगर उसे पृथ्वी लोक की श्रृंगार विद्या आती है तो मैं खुद ही अपने रूप को निखार लूंगी और सवार भी लूंगी। इतना कहकर वो खुद ही अपना मेकअप करना शुरू कर देती है और पूरे 2 घंटे के बाद आड़ा टेढ़ा मेकअप कर नागलोक के बगीचे में नकुलेश से मिलने जाती है। जैसे ही नकुलेश वहाँ आता है तो उसका मेकअप से बिगड़ा चेहरा देखकर भौचक्का रह जाता है। तभी वानिका कहती है, नकुलेश, कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना इंद्रलोक की अप्सरा? अप्सरा का तो पता नहीं, किंतु पाताल लोक की राक्षसनी जरूर प्रतीत हो रही हो। तुम्हारे रूप का इतना बुरा हाल किस बैल बुद्धि ने किया? ऐसा ना कहो, केवल तुमसे भेंट करने के लिए ही तो मैंने बिल्कुल पृथ्वी लोक जैसे लाली पाउडर लगाकर अपना रूप निखारा है। निखारा नहीं, बिगाड़ा है। इससे अच्छा तो तुम अपनी सखी विशाखा के काया पलट केंद्र चली जाती। वो अपने श्रृंगार विद्या से दासी नागिनों को भी नागरानी जैसी सुंदरता दे देती है। चुप करो, उसके विषय में तो बात करने की भी आवश्यकता नहीं है कोई। पृथ्वी लोक से उसने एक विद्या क्या सीख ली, उसके बाद तो मानो उसके नखरे ही बढ़ गए हैं। श्रृंगार की देवी समझने लगी है खुद को, अपनी सखी से मोल भाव कर रही थी। अरे तो क्या मित्रता के चक्कर में सबको फोकट में सुंदरता प्रदान करती रहे? और वैसे भी वो अकेली नागिन है जिसे पृथ्वी लोक की इस श्रृंगार विद्या का ज्ञान है। तभी तो नागराज ने उसे नागलोक में काया पलट केंद्र खोलने की अनुमति दी। अब क्या वो अपनी विद्या का लाभ भी ना उठाए? तुम
तुम मेरे प्रेमी हो या फिर उस विशाखा के। अरे मनुष्यों की एक विद्या प्राप्त कर लेने से वो कोई अनोखी नागिन नहीं बन जाएगी। और वैसे भी जब फोकट में विद्या मिली हो तो उसका प्रयोग करके लाभ अर्जित क्यों करना। तुम क्या समझती हो, किसी भी विद्या को प्राप्त करना सरल होता है? यदि ऐसा होता तो तुम भी पृथ्वी लोक जाकर इसे सीखने का प्रयास क्यों नहीं करती? और सोचो, यदि तुम सफल रही तो नागलोक में तुम्हारा भी अपना काया पलट केंद्र हो सकता है। उसके इतना कहते ही नागिन वानिका उसके खुद के काया पलट केंद्र होने के दृश्य देखने लगती है, जहाँ उससे श्रृंगार करवाने के लिए नागलोक की नागिनों का जमावड़ा लगा होता है। नागिन वानिका ख्यालों में ही खोई होती है कि तभी नकुलेश उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे झिंझोरते हुए कहता है, वानिका कहाँ खो गई? तुम सही कह रहे हो नकुलेश, मुझे भी मनुष्यों की ये विद्या सीख लेनी चाहिए। तुम सच्चे प्रेमी हो, आओ मेरे हृदय से लग जाओ। ना ना, पहले तुम अपना बिखरा चेहरा संवार लो, वैसे भी मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। उसके ये कहते ही नागिन वानिका का मुंह बन जाता है। समय बीतता है और नागिन वानिका नागराज की आज्ञा प्राप्त कर इंसानी रूप लेकर पृथ्वी लोक पर जाती है और वहाँ की लड़कियों की सुंदरता देखकर अचंभित होकर कहती है, ये पृथ्वी लोक की कन्याएं तो अप्सराओं की भांति सुंदर दिखती है। कितना निखरा रूप है इनका। बस बस वनिका, ये तो क्या कर रही है? इनकी सुंदरता को निहारने नहीं आई तो यहाँ जिस उद्देश्य को पूरा करने आई है उस पर ध्यान दे। पर ये सुंदरता का केंद्र मिलेगा कहाँ? इतना कहते हुए वो सड़क पर कुछ दूर चलने लगती है। तभी उसे एक बड़े से ब्यूटी पार्लर में बहुत सारी लड़कियों के साथ एक दुल्हन निकलती नजर आती है, जिसका रूप देखकर वानिका नागिन बस उसे देखती रह जाती है। तभी वो झट से उसे ब्यूटी पार्लर में जाती है, जहाँ पर सारा स्टाफ अपने कामों में लगा होता है। तभी उस ब्यूटी पार्लर के ओनर सैंडी की नजर वानिका पर पड़ती है। एक गर्ल, तुम यहाँ क्या करने आई हो? ये युवक कन्या के हाव भाव में हमसे बात क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ किए जाने वाले श्रृंगार विद्या को सीखने आए हैं। ओह, तुम ब्यूटी कोर्स करना चाहती हो? नाम क्या है तुम्हारा? ना, वनिका नाम है हमारा। आप जैसे पुरुष इस सौंदर्य केंद्र में क्या कार्य करते हैं? ओह हेलो, मैं इस ब्यूटी पार्लर का ओनर हूँ और यहाँ का सबसे अच्छा ब्यूटिशियन हूँ। अर्थात पुरुष भी इस विद्या को सिखाते हैं? क्यों, सुंदरता पे सिर्फ औरतों का ही हक होता है क्या? और तुम्हें क्या ब्यूटी कोर्स करना हो ना तो 6 महीने लगेंगे और पैसे भी लगेंगे। 6 माह? अर्थात आप हमें एक दिन में नहीं सिखा सकते? ओ हेलो, किसी को सुंदर बनाना एक आर्ट होती है और ब्यूटी आर्ट कोई हलवा नहीं है जो कोई एक दिन में सीख जाएगा। कल एडवांस मनी लेकर यहाँ आ जाना, समझी? ए रीता, ए सुनीता, क्या कर रही हो तुम दोनों? कस्टमर को अच्छे से देखो। इतना कहकर वो अपने काम में लग जाता है और वानिका वापस नागलोक लौट आती है और नकुलेश को सारी बात बताती है। तो नाग नकुलेश कुछ सोने की मुद्राएं उसे देता है। अगले दिन नागिन वानिका उन मुद्राओं को लेकर पृथ्वी लोक पर जा पहुंचती है और नकुलेश के कहे अनुसार उन्हें अपनी शक्तियों से पृथ्वी लोक की मुद्रा में बदलकर उसे ब्यूटी पार्लर में जाती है, जहां सैंडी उसे बाकी स्टाफ जैसे कपड़े पहनने को देता है और उसे सिखाना शुरू करता है। यूं ही कुछ दिन बीतते हैं। नागिन वानिका बहुत जल्दी और बहुत कुछ सीख जाती है। तभी एक दिन तो वानिका, फेशियल, ब्लीचिंग, थ्रेडिंग और न्यूड मेकअप के बाद आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैनिक्योर पेडिक्योर कैसे किया जाता है। ओके? क्या शब्द कहा आपने? मणिक्योर पार्टी? क्या इसमें क्या होता है? तुम कितनी फुलिश गर्ल हो, नाम भी अच्छे से नहीं ले पाती। देखो, मैनिक्योर पेडिक्योर में हाथ पैर अच्छे से क्लीन किया जाता है ताकि उसमें शाइन आए, शाइन, चमक। ये सीखने के लिए हमें औरों के हाथ पैर को धोना पड़ेगा, पर हमारे लोक में तो किसी के भी हाथ पैर को स्पर्श ही नहीं किया जाने देता। तो अब हम कैसे धोएं? तुम्हारे लोग? तुम क्या दूसरे गोले से टपकी हो? कैसी स्टूपिडी वाली बातें करती हो? ध्यान दो काम पे। इस तरह से वो बड़ी मुश्किल से पृथ्वी लोक पर 6 महीने का ब्यूटी पार्लर कोर्स कर नागलोक लौट आती है और नागराज से नागलोक में खुद के काया पलट केंद्र खोलने की अनुमति मांगती है। इस बात की खबर नागिन विशाखा को भी लग जाती है और वो भागती हुई नाग दरबार में पहुंचती है, जहां वनिका नागिन और नकुलेश नाग पहले से मौजूद थे। अति उत्तम नागिन वनिका, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं।
किंतु नागराज, आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं? भला एक नागलोक में 2 काया पलट केंद्र कैसे चल सकते हैं? क्यों नहीं चल सकते? तुमने क्या नागलोक की नागिनों को ठगने का ठेका ले रखा है? तुम अनोखी नागिन नहीं हो। मुझे भी मनुष्यों की श्रृंगार विद्या का भरपूर ज्ञान है। न्यूड मेकअप, दुल्हन मेकअप, हाथ पैर धोना, जश्न मेकअप, तरह तरह के केश काटना सब सीख कर आई हूँ। और वैसे भी मैं अपना सौंदर्य केंद्र खोलना चाहती हूँ, जहाँ मैं नागिनों के साथ साथ नागों के रूप को भी निखारूंगी। यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने जहर की पूर्ति कहाँ से करूँगी? अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ साझेदारी कर लो। वैसे भी हम तो सहेली है ना, और फिर मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव भी तो है। वैसे विशाखा उचित ही कह रही है वनिका। यह विचार उत्तम है। तुम दोनों साथ कार्य करोगी और विवाद की भी कोई जड़ नहीं रहेगी। वनिका साझेदारी की बात मान जाती है और दोनों नागिन सखी मिलकर नया सौंदर्य काया पलट केंद्र नाम से ब्यूटी पार्लर चलाना शुरू करती हैं।